दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत हम स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ऑप्शन देख लीजिए, 1915, 1917, 1916 या 1918। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1915 में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वे अफ्रीका में अप्रैल 1893 से जनवरी 1915 तक लगभग 22 वर्ष रहे थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया और दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए और तिथि थी 9 जनवरी 1915। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो आप जानते हैं, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में आरंभ हुआ था और गांधी जी अफ्रीका से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इन्होंने अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया और लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, वहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको 3 कठिया पद्धति कहते थे। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहर पारेख और जेबी कृपलानी थे। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है आपके नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन या इंडियन ओपिनियन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, सन 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से नस्ली भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया गया था। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका दोस्तों गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन माना जाता है और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलट एक्ट के विरुद्ध 1920 से 22 में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुछ घटनाएं दी जाती हैं और उनका कालानुक्रम पूछा जाता है। इसके सही उत्तर के लिए आपको जो घटनाएं हैं उनका सन याद होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, घटनाएं हैं चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हो जाएगा। फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में ही हुआ था और चौरी चौरा घटना 1922 में। तो 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1 सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों गोरखपुर में स्थित है, चौरी चौरा कांड, और ये जो तिथि है 4 फरवरी 1922। देखिए दोस्तों 4 फरवरी 1922 की तिथि जो है ये चौरी चौरा कांड की महत्वपूर्ण तिथि है। और कई बार 5 फरवरी भी आता है, लेकिन सही उत्तर 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को दोस्तों चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था? ऑप्शन है CR दास, एनी बेसेंट, BC पाल या मदन मोहन मालवीय ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए CR दास ने। दोस्तों सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव में विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया। लेकिन नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने किया था, और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को भी लक्षित किया गया। तो याद रखिएगा 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। दोस्तों चौरी चौरा की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे, और गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत CR दास, मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम हुआ था, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था। इस प्रकार ये आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। लेकिन 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से विख्यात हैं? तो आप जानते हैं देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास या CR दास को जाना जाता है। दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। दोस्तों 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया और इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है ML नेहरू। देखिए JL नेहरू नहीं है, याद रखिएगा इसमें पूरा नाम नहीं दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 सदस्य थे और नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था?
तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों 1929 में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया और भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता मुख्यतः जो है मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या भगत सिंह ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इनके द्वारा 1902 में मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई और ये संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। दोस्तों बी.डी. सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कामागाटा मारू क्या था? तो उत्तर है दोस्तों कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था और ये घटना 1913 में हुई थी। आप जानते हैं कि कामागाटा मारू प्रकरण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1913 में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान की जो सीधे भारत से आए हों। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरदीप सिंह ने एक जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और जहाज के वापस बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 202 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई थी उसका नाम बदलकर इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदला गया था, HSRA कर दिया गया और इसकी स्थापना में अन्य सदस्य भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। दोस्तों जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। वे युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी थे और वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो याद रखिएगा युगांतर पार्टी जो क्रांतिकारी पार्टी थी उसकी स्थापना जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1908 में। दोस्तों तिथि थी 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वो यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। लेकिन इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में, जो कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, उनको फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त को। दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो याद रखिएगा, बर्रा जो है दोस्तों, ये पूर्वी बंगाल का स्थान है। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वो संस्था कौन सी थी? सही उत्तर है अनुशीलन समिति। दोस्तों, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष ने किया था और 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। तो देखिए दोस्तों, इसमें बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है गांधी जी ने नहीं किया था। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि गुजरात में बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, वायकोम सत्याग्रह। दोस्तों, वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में त्रावणकोर केरल में निम्न जातियों के मंदिर में और मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा, जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों, जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। ये मणिपुर में आरंभ हुआ था। और याद रखिएगा, मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन। और दोस्तों, इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी रही। इस आंदोलन के नेता यदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी दे दी। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला रानी गैडिन्यूली ने किया था और जवाहरलाल नेहरू ने रानी गैडिनेल्यू को रानी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने गिरफ्तार हो जाने के बाद गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उत्तर है अब्बास तैयब जी। दोस्तों, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, जिनको कि गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, उन्होंने किया था। और नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी शोलापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए और 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और विनोबा भावे से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन दोस्तों भूदान आंदोलन था।
अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया और सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सम्मेलन में जो है कुल 21 लोगों ने भाग लिया था और ये सम्मेलन लंदन में 17 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक चला था। इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा था कि मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। भारत में इसका कार्यकाल 1936 से 1944 तक रहा और भारत छोड़ो आंदोलन इसी के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था। तो उत्तर है वर्धा में। दोस्तों देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में आयोजित हुई और यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई और अंततः गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो सही उत्तर है उषा मेहता ने। दोस्तों उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बम्बई से 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया और इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि नियमित रूप से इस पर बोलते थे, अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम क्या था। ऑप्शन है लुई फिशर, विलियम एल सीवेर, वेब मिलर या नेगली फर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुई फिशर। दोस्तों लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। अगला प्रश्न और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का और भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी उसका आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये कथन आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। यानी अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। और श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारत भारतवासियों के लिए है का नारा दिया था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला हम चला रहे थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये श्रृंखला आज यहीं समाप्त हो गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार।